हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्डर फॉर लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। सिंपली जो ग्रेविटी का लॉ होता है वो क्या होता है। तो सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया था, अपनी बुक प्रिंसिपिया में इसके बारे में बताया था कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है वो क्या होता है। तो सिंपली ये बात करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, यानी कि जो हमारा नेचर है, जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, वो चार फोर्सेस के द्वारा क्या है, कंट्रोल में आया हुआ है। तो उसी में से पहला फोर्स आता है हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये सिंपली बात क्या करता है, बात करता है कि संसार के कोई भी अगर ऑब्जेक्ट्स होंगे, संसार में कितने ही ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें से हर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी को चांद को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, इसी कारण वो क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। और जो सन है हमारा सूरज, वो सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच रहा है, इंक्लूडिंग दी अर्थ। इसी कारण वो क्या कर रहे हैं, उसी अट्रैक्शन के कारण क्या कर रहे हैं, वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो अब ये जो फोर्स होता है, ये क्या होता है, किसी थर्ड बॉडी के इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि जो अर्थ है और जो हमारे पास क्या है, सन है, उसके बीच में क्या है, दो प्लैनेट्स आते हैं, मर्क्यूरी और वीनस। तो इन दो प्लैनेट्स के एग्जिस्टेंस के इंडिपेंडेंट, यानी कि अगर ये दो प्लैनेट हों तब भी उतना ही फोर्स लगेगा, और अगर दो प्लैनेट किसी दिन गायब हो जाए तब भी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो उतना ही रहेगा। क्योंकि सिंपली किस में बात करता है, उन दो बॉडीज के बीच में बात करता है, उन दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस कितना उस पर बात करता है, तीसरी बॉडी पर बात नहीं करता। तो सिंपली न्यूटन ने क्या कहा था इस फोर्स के बारे में, कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है किसी भी दो बॉडीज के बीच का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। यानी कि अगर वो दो बॉडीज का मास ज़्यादा होगा तो मतलब उनको गुणा करने पर या प्रोडक्ट करने पर भी इससे क्या होगा, ज़्यादा आएगा। यानी कि उनके बीच में फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जो फोर्स लग रहा है हमारे पास सन और अर्थ के बीच में, सन और अर्थ के बीच में लगने वाला फोर्स, और एक हमने ले लिया सन और मून के बीच में लगने वाला फोर्स, वो ऑलमोस्ट क्या होगा, सन और अर्थ का फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि इन दोनों के मासेस का प्रोडक्ट क्या होता है, ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू सन और मून। तो ये बात करता है हमारे पास इसका पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट कहता है हमारे पास कि जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के। यानी कि अगर आपने किसी बॉडी के बीच की दूरी है, ये दो बॉडीज हैं, इनके एक ए बॉडी है और एक बी बॉडी, इनके बीच का अगर डिस्टेंस कितना है 1, और अगर मैं इसी डिस्टेंस को बढ़ा के कितना कर दूं 2, अगर मैं इन्हीं के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा के कितना कर दूं 2, तो फोर्स कितने गुना कम हो जाएगा, 4 गुना। कितने गुना कम हो जाएगा, 4 गुना, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो सिंपली किसको बात करता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब यहाँ पर ये चीज़ स्क्वायर क्यों ली गई, सिंपल क्यों ली गई, तो इस चीज़ को समझाया था केपलर ने, इस चीज़ को समझाया था केपलर ने कि जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ है वो कैसे काम करता है। तो इसी से इंस्पिरेशन लेके जो सर आइजैक न्यूटन ने उन्होंने अपनी लॉ ऑफ ग्रेविटी में भी क्या किया, केपलर के इस इन्वर्स स्क्वायर लॉ को यूज़ किया। तो हम मैथमेटिकली देखें कि क्या होता है। तो हमने दो बॉडी ले ली, बॉडी ए और बॉडी बी, एक बॉडी का मास है m1, एक बॉडी का मास है m2, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सिंपली डी हमने मार। और ध्यान में डिस्टेंस होगा कहाँ से लिया जाएगा, इनके सेंटर से। डिस्टेंस हमेशा लिया जाता है बॉडी के सेंटर से। तो ये होगा। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है कि जो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि एफ डायरेक्टली टू m1 m2, इसको मान लिया स्टेटमेंट 1। और दूसरा आता है एफ डायरेक्टली इनवर्सली टू डी का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर, इसको मान लिया हमने इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे 1 और 2 से। तो फोर्स यहाँ पर आ गया, फोर्स जो सिंबल है प्रोपोर्शनैलिटी का वो इधर आ गया, m1 m2 और नीचे d स्क्वायर, m1 m2 और नीचे d स्क्वायर। अब जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटेगा तो क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर इस केस में वो कांस्टेंट क्या है हमारे पास, कैपिटल G। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, F इक्वल्स टू G m1 m2 बाई डी स्क्वायर। यहाँ पर जो G है हमारे पास, G एक कांस्टेंट है जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या है, इसका नाम होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, सिंपली 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है। और इस वैल्यू को, जी की वैल्यू को किसने दिया, न्यूटन ने, जी नहीं, तो इसको किसने दिया था, एक हेनरी कैवेंडिश नाम के क्या थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अपनी फेमस एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या करा, इस जी की वैल्यू को बाद में जाके, कई सालों बाद जाके क्या करा, निकाला। तो ये था हमारे पास इसके बारे में, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, कि न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या कहा। अब सिंपली जो न्यूटन ने फॉर्मूला दिया उसमें किसकी बात चल रही है, उसमें बात चल रही है फोर्स की, कि हमारे पास अगर दो बॉडीज हैं उनके बीच का डिस्टेंस है कि वो कितने दूर हैं और उनका मास है, तो हम सिंपली फोर्स को निकाल सकते हैं। पर न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया में लिखा था कि भाई मुझे नहीं पता कि ये फोर्स किस तरीके से काम
करता है, यानी कि फोर्स लग कैसे रहा है कि ये जो हमारे पास अगर एग्जाम्पल है सन और अर्थ, जो कितनी दूरी पर है, 15 करोड़ किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। 15 करोड़ किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहकर भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं अट्रैक्शन का, तो उसका कॉज इनको नहीं पता था। उनका कॉज नहीं पता था किस चीज़ को, न्यूटन को। तो इसी चीज़ को बाद में किसने समझाया, एल्बर्ट आइंस्टीन ने समझाया अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि जो स्पेस और टाइम है वो क्या करते हैं, कर्व बनाते हैं। क्या करते हैं, कर्व बनाते हैं। और जितनी हैवी बॉडीज होंगी उतना क्या होगा, ज़्यादा बड़ा कर्व होगा, और उस कर्व के चारों तरफ क्या करेंगी, चीज़ें रोटेट करती हैं। तो इस चीज़ के कारण क्या करा था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इस लॉ ऑफ ग्रेविटी को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया गया था। तो ये था हमारे पास आइजैक न्यूटन के बहुत ही एक खास टॉपिक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में वीडियो। तो अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय, जय।